शहर की एक लड़की थी, रानी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था, पर भीड़ भाड़ वाले शहर के बीच वो हमेशा सोचती, काश कोई ऐसी जगह होती जहां मैं अपने मन का ढाबा खोल पाती, कुछ अलग, कुछ जादुई। और ये सोच हमेशा ही रानी के दिमाग में रहती है। ऐसे ही सुबह का समय, हवा में हल्की ठंडक। रानी स्कूटी पर बैग लेकर जा रही। तभी रानी स्कूटी रोकती है। सामने घना जंगल, पंछियों की आवाजें, चमकती धूप पेड़ों से छन कर गिरती है। वाह, क्या जगह है ये! इतनी शांति, इतनी हरियाली। यही मेरे सपनों का ढाबा होगा। कितनी शांति है! यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सब मुझे रोक ही रहे हो, यहाँ से कहीं जाने ही ना दे। वो चारों तरफ देखती है। पेड़ों पर बंदर उछल रहे हैं, हिरन भाग रहे हैं, हवा में फूलों की खुशबू। ये सब देखकर रानी को बहुत खुशी होने लगती है। ऐसी जगह, ऐसा माहौल तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैं बिल्कुल ऐसी ही जगह तो हमेशा से चाहती थी, और अब ये जगह मुझे मिल भी गई। अब यही बनेगा मेरा जंगल का पहला ढाबा। लोगों को यहाँ खाना खाना, यहाँ के माहौल को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगेगा। मेरे बैग में थोड़ा बहुत कहीं भी स्टे करने का सामान तो है ही, तो मैं आज यही रुकती हूँ और अब अपना काम शुरू करती हूँ। जैसे जैसे जिस सामान की जरूरत पड़ेगी मैं ले आऊंगी। रानी अब वहीं उस जंगल में रुक जाती है। पर रानी को उस जंगल के जादू के बारे में अब तक कोई भनक नहीं थी। रात का समय, रानी आग जलाकर बैठी होती है। अचानक से चमकती रोशनी और घंटियों की सी आवाज के साथ परी प्रकट होती है। क क क क क कौन हो तुम? देखो, मैंने ऐसी फिल्में बहुत देखी है, और मुझे डर भी नहीं लगता। तो मुझे कमजोर मत समझो। कौन हो तुम, बताओ? स्वागत है, रानी। मैं इस जंगल की रक्षक हरिणी परी हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? अ, परी? सच में परी? ये आज के समय में भी परी होती है क्या? हाँ, बिल्कुल। और तुम घबराओ मत। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं तो बस एक ढाबा खोलना चाहती हूँ, सबको खुश करने वाला। और ये जगह इतनी प्यारी, सुंदर और शांत है। यहाँ कोई भी परेशान होकर भले ही आ जाए, पर यहाँ से जाएगा खुशी खुशी ही। तुम जिस तरह से बात कर रही हो, मुझे तुम्हारे इरादे बहुत ही नेक लगते हैं। तो फिर तुम्हारे लिए ये रही जादुई कढ़ाई। लेकिन याद रखो, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम जंगल की देखभाल करोगी, जंगल में सफाई रखोगी, क्योंकि मैं परी हूँ और जंगल की सुंदरता को बरकरार रखना मेरा काम है। तुम यहाँ ढाबा खोलना चाहती हो, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब ये कढ़ाई खुद खाना बना सकती है? नहीं रानी, ये प्रकृति के साथ मिलकर खाना बनाती है। इसमें डाली हर चीज तभी स्वादिष्ट बनेगी जब दिल में प्यार और प्रकृति का सम्मान होगा। रानी जादुई कढ़ाई को पाकर काफी हैरान तो हो जाती है, पर उसे तो अपने ढाबे से मतलब था, और इसलिए अब परी की बात मान लेती है। रानी के हाथों में आई वो चमकती कढ़ाई सुनहरे रंग की, जिसमें फूलों की खुशबू और हवा की ठंडक बस गई थी। अगली सुबह रानी बांस, पत्तों और मिट्टी से ढाबा बना रही होती है। बंदर, तोते और हिरन उसे देखकर मजाक बनाने लगते हैं। अरे अरे, ये शहर वाली लड़की क्या जाने जंगल का नियम कायदा। ये तो बस हमारे जंगल का ही सत्यानाश करना चाहती है। तब भाई, ये तो पत्तों से छत बना रही है। पहले ही दिन बारिश आई तो सब बह जाएगा। तुम सब देख लेना, ये ढाबा सिर्फ इंसानों का नहीं होगा, तुम सबका भी होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तो यहीं रहेंगे, ये हमारा ही घर है। पर तुम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगी। ये जंगल सुंदर तो बहुत है, पर तुम शहरी लड़की कोई चीज ज्यादा समय तक सुंदर कहाँ ही रहने दोगी। रानी ज्यादा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती है और जादुई कढ़ाई में पहली बार सब्जी डालती है। सब्जी पकते ही चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। ये खुशबू तो गजब की है। जरा चखने दो ना रानी बिटिया। जरूर बोला जी, पर ध्यान रखना, गरम है। हाथी एक निवाला खाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। साथ ही जंगल के बाहर से आने जाने वाले लोगों को भी अब खुशबू रोक रही होती है। अरे वाह, ये तो जैसे खुशी दिला दे मुंह में। धीरे धीरे रानी का ढाबा जंगल में मशहूर हो गया।
हिरन, बंदर, तोते, यहाँ तक कि हवा और बादल भी उसके पकवानों की खुशबू से मुस्कुराने लगे। वाकई में स्वाद तो है। अरे, अब तो हम भी थोड़ा बहुत यहाँ से खा ही लिया करेंगे। इसी तरह अब जंगल में रानी का ढाबा चलने लगता है और अपनी पकड़ बना लेता है। रानी साफ सफाई और जंगल की खूबसूरती का पूरा ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद आसमान काला पड़ता है, बिजली चमकती है। जंगल में एक रहस्यमय परछाई, काला जादूगर कृष्णक प्रवेश करता है। जहाँ खुशबू होती है, वहाँ ईशिया भी जन्म लेती है। और इस जंगल में ईशिया बनकर आया काला जादूगर कृष्णक। जंगल की ताकत। ये जादुई कढ़ाई अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरा राज्य अपने वश में कर लूं, और इन पेड़ पौधों की शक्तियां भी अब मेरी है। जादूगर पेड़ों पर जादू डालता है। कुछ पत्ते सूखने लगते हैं, कुछ पेड़ों को वो काटने लगता है। रानी, सावधान रहो। कृष्णक जंगल की ऊर्जा चुराने आया है और जंगल पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से है। नहीं, ये मेरा ढाबा ही नहीं, मेरा परिवार है। मैं इसे बचाऊंगी। रानी जंगल की सुरक्षा के लिए अब सजग हो जाती है। रात का समय, रानी, परी, भोला हाथी और चतुर बंदर एक साथ बैठे होते हैं। हमें मिलकर उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? कढ़ाई का जादू उसके लालच से नहीं, प्रकृति के प्रेम से काम करेगा। हमें जंगल को उसके असली रंग में लौटाना होगा। अब मेरे पास एक आइडिया है। मैं ऊपर से नजर रखूंगा। जैसे ही कृष्णक आएगा, हम उसे झाड़ियों में फंसा देंगे। और मैं अपनी सूंड से उसके सारे जादुई औजार फेंक दूंगा। और मैं कढ़ाई में जंगल के फूलों और जड़ी बूटियों का खाना बनाऊंगी। जो भी उस खुशबू को सूंघेगा, उसका दिल बदल जाएगा। सब मुस्कुराते हैं, उम्मीद की चमक है उनके चेहरों पर। अगली सुबह तूफान उठता है, पेड़ झूम रहे हैं, कृष्णक हवा में तैरते हुए आता है। जंगल मेरा होगा और वो कढ़ाई मेरी। जादूगर जादू से बिजली फेंकता है, जो रानी के ढाबे पर गिरती है। लेकिन रानी डट कर खड़ी होती है। इस जंगल की हर पत्ती, हर फूल मेरी ताकत है। कढ़ाई में रोशनी फैलती है, फूल और पेड़ जगमगाने लगते हैं, हवा में खुशबू छा जाती है। ये क्या हो रहा है? ये है सच्चे प्रेम का जादू, जो स्वार्थ को मिटा देता है। कृष्णक की जादू की छड़ी पिघल जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। जंगल फिर से हरा भरा हो उठता है। मैं गलत था। मुझे माफ करो। मैं यहाँ की सारी प्राकृतिक चीजें औषधि लेने आया था। जंगल सबको माफ करना जानता है, बस उसका सम्मान करना सीखो। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें, ढाबा फिर से नया सजा हुआ। पेड़ पौधे, जानवर सब मुस्कुरा रहे हैं अब। जंगल में जादुई ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक सीख बन गया। यहाँ हर थाली में सिर्फ स्वाद नहीं, जंगल का प्यार भी है। जो भी यहाँ खाएगा, वो प्रकृति का सम्मान करना सीखेगा। बंदर, तोता, हाथी और परी साथ में हंसते हैं। रानी बिटिया, आज का खाना क्या है? आज है हरी जड़ी का पराठा और इंद्रधनुषी लस्सी। सब हंसने लगते हैं। ढाबे के ऊपर लिखा होता है, जंगल में जादुई ढाबा, प्यार से बना, प्रकृति के संग सजा। रानी ने सबको सिखाया कि जादू कहीं बाहर नहीं, वो हमारे इरादों में छुपा होता है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करें, तो वो हमें लौट कर खुशियां देती है। हवा में पत्तों की सरसराहट, ढाबे की खुशबू और बच्चों की हंसी की गूंज रह जाती है। गोकुलपुर कहकर एक गांव में अनुपम और उसकी बीवी देवयानी, दोनों मियाँ बीवी रहा करते थे। उन दोनों को एक छोटा बेटा और बेटी थे, जिनके नाम मोनू और स्वीटी होते हैं। अनुपम गांव की नदी में नाव चलाता और यात्रियों और गांव वासियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता। अरे वाह वाह, कितना मधुर संगीत बज रहा है तुम्हारी टेप में। अनुपम बाबू, मजा ही आ गया आज तो। सुबह सुबह इतनी मधुर और सुहानी शुरुआत हुई है आज के दिन की। और तुम तो नाव को बहुत ही अच्छे से भी चला रहे हो। काफी सुरक्षित और सुकूनदायक महसूस हो रहा है। वरना कुछ कुछ नाविक तो इतनी बुरी तरह नाव चलाते हैं कि पूछो मत भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों को मेरी नाव सवारी पसंद आई, सुनकर अच्छा लग रहा है।
अनुपम की बीवी दिव्यानी घर बैठकर टिफिन सर्विस का साइड बिजनेस चलाती है। घर से ही खाना पकाती और उसे टिफिन में पैक करके अपने चंद ग्राहकों को देती और थोड़े बहुत पैसे कमा लेती, जिससे उनका घर खर्च निकल जाता। वहीं दिव्यानी के हाथ का बना खाना सभी को बहुत पसंद आता है। आहा, ओहो, क्या लाजवाब खाना पकाया है आज तुमने देवयानी। तुम तो मास्टर शेफ ही हो। जी आप भी ना। अच्छा सुनिए, ये पूरी सब्जी खाइए, तब तक मैं आप तीनों के लिए खीर बना कर लाती हूँ। हाँ माँ, मुझे 2 कटोरी खीर देना। आपके हाथ की खीर को खाने के बाद दिल ही नहीं भरता। हाँ माँ, मुझे भी। ठीक है बच्चों। दिव्यानी के हाथ का बना खाना आस पड़ोस में मशहूर था। उसके टिफिन सर्विस वाले सारे कस्टमर्स भी उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते। दोनों पति पत्नी खुशी से पूरी मेहनत करके अपना घर चला रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगने में देर नहीं लगती। एक दिन अचानक से अनुपम का एक कार से टक्कर होने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों हाथ पैर बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसके चलते अब वो रात दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता। मुझे माफ कर दो देवयानी, मेरे कारण तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब घर खर्च कैसे चलेगा? मोनू और स्वीटी की स्कूल की फीस, बिजली का बिल, घर का राशन। देखिए अनुपम जी, आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए। खामखा आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आप अभी बस आराम कीजिए। देवयानी, नदी किनारे मेरी नाव होगी। इससे पहले कि सूर्यास्त के बाद उसे कोई चुरा ले, तुम जाकर उस नदी के पास के नानकू चाचा की झोपड़ी के बगल में बांध दो जाके। ठीक है अनुपम जी। देवयानी नदी किनारे जाती है और उस नाव को ननकू चाचा की झोपड़ी के बगल में बांध देती है। वो अब अपने टिफिन सर्विस से ही घर चला रही होती है और अनुपम का ख्याल भी रख रही होती है, लेकिन उसके होम टिफिन सर्विस से मिलने वाले पैसे बहुत कम पड़ जाते हैं और वो बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। हे भगवान, इतने से पैसों में मैं क्या क्या करूंगी? घर का खर्चा इतना सारा है, लेकिन पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। तभी उसकी पड़ोसन नूतन आती है। देवयानी, ओ देवयानी, माफ करना, लेकिन मैंने तेरी सारी बातें खिड़की से सुन ली और मेरे पास तेरी इस दुविधा का एक बहुत ही अच्छा और फायदेमंद सुझाव भी है। जानना चाहेगी क्या? बताओ ना नूतन बहन। क्यों ना तुम एक तैरता हुआ नाव ढाबा चलाओ। एक तैरता हुआ नाव ढाबा? मैं समझी नहीं नूतन बहन। अरे पगली, तुम्हारे पति यानी अनुपम भाई की जो नाव है ना, तुम उसे चलाना और उसमें खाना भी बेचना। यात्री और गांव वाले अक्सर नाव के लंबे सफर में खाने को कुछ न कुछ ले जाते हैं, जैसे ट्रेन में भी समोसे वाला, चाय वाला ये सब खाना बेचते हैं। वैसे ही तुम भी अपने हाथ का बना स्वादिष्ट खाना बेच सकती हो नाव चलाते हुए। हाँ। नूतन का ये सुझाव सुनकर देवयानी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है नूतन बहन, धन्यवाद। मैंने भी इनसे कई दफा सुना है कि यात्री उन्हें पूछते हैं कि कुछ खान पान का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते नाव में। अब तो मैं अपना तैरता हुआ नाव का ढाबा खोल कर ही रहूंगी। जी बेटा। देवयानी अब ढेर सारा खाना पकाकर उसे गर्म बर्तनों में रखती है और नाव में उन बर्तनों को स्टोर करके नाव चलाती है और यात्रियों को भी उसके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो पूरे पंजाब में भी नहीं मिलते होंगे जितने आपने बनाए हैं देवयानी भाभी। अरे मैं तो आपके इस तैरते हुए नाव ढाबा के यूनिक कॉन्सेप्ट का फैन बन गया हूँ। आपने तो रॉक कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब से तो मैं घर से नाश्ता करके आऊंगा ही नहीं, क्योंकि रोजाना आपके नाव ढाबे में मुझे स्पेशल भोपाली पोहा और मक्खन से भरपूर मजेदार आलू के पराठे जो मिलेंगे, हम सबकी तो दिवाली बन गई। क्यों ना मैं आपके इस नाव ढाबा का वीडियो शूट करूं देवयानी भाभी। मैं एक ऑनलाइन ट्रैवल व्लॉगर हूँ। आपके इस अमेजिंग से नाव ढाबे को देखकर सभी लोग बहुत आकर्षित होंगे और आप हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आग लगा दोगी। सच? ठीक है, कर लो शूट। मेरा मतलब है शूट।
वो आदमी देवयानी के नाव ढाबा का वीडियो शूट करता है और उस वीडियो को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करता है और रातों रात देवयानी पूरे देश में फेमस हो जाती है। अरे देवयानी भाभी, आपने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, फोड़ दिए। अरे आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो और आपके वीडियो को रातों रात पूरे 20 लाख व्यूज आए हैं। वो क्या? देवयानी को यकीन ही नहीं होता है और वो बहुत भावुक हो जाती है। मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि मैं फेमस हो गई हूँ, पर कैसे? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। देवयानी घर जाकर सारी बात अनुपम, मोनू और स्वीटी को भी बताती है और वो सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है देवयानी। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरी यही मनोकामना है भगवान से। देवयानी अब खुशी से अपना जीवन गुजार रही होती है। दूर दरार से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आते हैं और पानी और मधुर संगीत का भी आनंद उठाते हैं। देवयानी अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगती है, लेकिन एक दिन अचानक से वो देखती है कि उसकी नाव कहीं खो गई है और वो नदी किनारे नहीं है। हे भगवान, मेरी नाव कहाँ चली गई? कल रात को तो मैं उसे यहीं पर बांध कर गई थी। पानी में भी नहीं गई होगी वो अपने आप, तो आखिर गई तो कहाँ गई? देवयानी बहुत घबरा जाती है। वो अपनी नाव को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी नाव कहीं नहीं मिलती। वो नाव की तलाश में जंगल के बीच आ जाती है और वहां पर वो एक पिंजरे में फंस जाती है। कोई है? अरे मेरी मदद करो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए। तभी वहां पर गुंडे देवयानी को घेर लेते हैं। आज तो तुम गई, हमें पता था अपनी नाव की खोज में तुम इस जगह जरूर आओगी। अब तो तुम हमारे जाल में फंसी गई। छोड़ दो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देवयानी बिलख बिलख कर रो रही होती है और चिल्ला रही होती है। तभी वहां पर 2 शेर आ जाते हैं और वो उन गुंडों को देखकर उनके पास जाते हैं और दहाड़ते हैं, जिससे डरकर गुंडे वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और वो पिंजरे को भी तोड़ते हैं और देवयानी को वहां से आजाद कराते हैं। धन्यवाद माता रानी, आपने वाहनों को मेरी मदद के लिए भेजा है। धन्यवाद। और इस तरह वो दोनों शेर देवयानी को कुछ नहीं करते और वहां से सही सलामत जाने देते हैं। देवयानी अपने तैरते हुए नाव ढाबा से खूब तरक्की करती है और पैसे कमाकर अपने परिवार को संभालती है। राजपुर गांव की इस पुरानी हवेली में रहती है 3 बहुएं। तीनों अलग अलग राज्यों से आई। तीनों का स्वभाव और स्वाद बिल्कुल अपने देश जैसा। सुबह का समय, पक्षियों की चहचहाहट, मटके से पानी भरने की आवाजें। आज खाना क्या बन रहा है? अब तक तो कुछ बनाना शुरू भी नहीं किया है। अब तुम दोनों आ गई हो यहाँ, तो अब बता दो कि क्या खाना बनाना है। जल्दी से हम तीनों मिलकर खाना बना देते हैं। अरे तुम अपनी पसंद से कुछ भी बना दो। कल भी मेरी पसंद का ही बना था खाना, तभी तो अब मैं तुम दोनों से भी पूछ रही हूँ ना। तो सोनल, एक काम करो, तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या खाने का मन है, आज वही बन जाएगा। पर दीदी, मेरी पसंद का भी खाना कई बार तो बन ही गया है ना। तो एक काम करते हैं, आज हम आपकी पसंद का ही खाना बना देते हैं। आपके मन की भी होनी चाहिए ना। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर ठीक है, जब तुम दोनों ही ये कह रही हो तो हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अगर अब हम बातें करते रहें तो सारा समय बातों में बीत जाएगा और खाना बन ही नहीं पाएगा। हाँ, तीनों बहुएं ऐसे ही प्यार से रहती हैं और एक दूसरे की पसंद का भी पूरा ख्याल रखती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे तीनों बहुओं के बीच में सन्नाटा होने लगता है। तीनों आपस में ज्यादा बात भी नहीं करती। कुछ दिनों बाद रसोई में धुआं उठता है। तीनों बहुएं अपने अपने स्टाइल में काम कर रही होती हैं। आज तो ऐसी मिर्ची वाली दाल बनेगी कि सुनकर ही लोग पसीना बहा दे। और मैं आप दोनों को अभी बता दे रही हूँ कि आज यहाँ मेरा राजस्थानी खाना ही बनने वाला है। उफ गौरी दी, तुम्हारी मिर्च देख के तो हमारी आंख में पानी आ जाए। हम तो मीठा ही बनाएंगे, माछेर झोल और मिष्टी दो। अरे ओए, तुम दोनों रहो अपने अपने झोल मिर्च के साथ। असल बात तो मक्खन में है,
देखो, मेरी बटर चिकन की खुशबू से पूरा आंगन महक रहा है और आज यही बनेगा। ऐसे कैसे यही बनेगा? अरे माछेर झोल बनेगा। नहीं, जो मैं बनाऊंगी वही बनेगा, बटर चिकन। हाँ, मैं भी यही हूँ। मुझे अनदेखा कैसे कर रहे हो? देखो, मैं छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों अपनी मनमानी चला लोगी। मैं तो वही बनाऊंगी जो मुझे बनाना है। अगर तुम दोनों को इतनी ही परेशानी हो रही है तो तुम दोनों अपना अपना देख लो। हाँ। तीनों की चिंगारी जल उठती है। हंसी मजाक में शुरू हुआ एक स्वाद का संग्राम जो अब पूरे घर में छा जाने वाला था। अगली सुबह हवेली की रसोई में तीनों एक साथ खाना बना रही होती हैं। देख माधुरी, मेरी रसोई में आना नहीं। पिछली बार तेरी चीनी गिर गई थी मेरी सब्जी में। पूरा परिवार मिर्ची की जगह मीठा खा गया। तो हम क्या करें? तुम तो हर चीज में लाल मिर्च डाल देती हो। लगता है खाना नहीं, आग खा रहे हैं सब। अरे किसी को वैसे भी तुम्हारा बनाया खाना पसंद नहीं आता है। हाँ, आप कौन होती हो ये बोलने वाली? अरे सब लोग मेरा बनाया खाना बहुत ही स्वाद से खाते हैं। ओहो, तुम दोनों शांत रहो। असली खाना तो वो होता है जो पेट भी भरे और दिल भी। मेरे बटर चिकन खाओगी तो बाकी सब भूल जाओगी। तीनों एक दूसरे को घूरती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। तभी वहां गौरी का पति मोहित आता है। ये सब क्या है? अरे कल मेरे टिफिन में चिकन और बाटी किसने रखा? मेरे दोस्त सब मजाक बना रहे थे। कल टीम लंच था हमारा। हमने ही रखा है। देखो, आप लोगों को आपस में जो भी करना है शौक से करो, पर हम लोगों को परेशान मत करो। ठीक है, अब से हम तीनों अपनी अपनी डिश बनाएंगे और कोई किसी में नहीं बोलेगा। हम तैयार हैं। अरे अब तक क्या मजाक कर रहे थे? चलो फिर, मुकाबला तय। उन तीनों की वजह से अब घर के बाकी लोगों को परेशानी होने लग रही थी। कुछ दिनों बाद आंगन में दादाजी हुक्का पीते बैठे होते हैं और तीनों बहुएं शिकायत लेकर पहुंचती हैं। दादाजी, ये माधुरी हर दिन मेरे मसाले में अपनी चीनी मिला देती है। दादाजी, गौरी दी की मिर्च से पूरा घर खांसता है और मैं तो बीच में फंसी हूँ। मक्खन पिघलाने से पहले ही दोनों की लड़ाई शुरू। दादाजी, अब आप इन्हें बता ही दीजिए कि सबसे अच्छा खाना मेरे राज्य का होता है जो मैं बनाती हूँ और अब आगे भी घर में ऐसा ही खाना बनेगा। आप बोल दोगे ना तभी इन्हें समझ आएगा। बस, अब इस हवेली में एक ही हल निकलेगा, रसोई का बंटवारा। इतने दिन हो गए, पर तुम तीनों बहुएं ना अपने आगे किसी की सुन रही हो, ना ही किसी को कुछ बोलने का मौका दे रही हो। तो अब तय है, अब होगा रसोई का बंटवारा। एक बहू हवेली के बाहर जो खुली जगह है वहां खाना बनाएगी, दूसरी हवेली में और तीसरी छत पर। क्या मतलब दादाजी? तीनों की अपनी अपनी रसोई होगी। गौरी का दाल बाटी वाला कोना, माधुरी का माछेर झोल वाला और सोनल का बटर चिकन वाला। अब देखेंगे कौन सबसे स्वादिष्ट खाना बनाता है। तुम तीनों को यही करना था ना, तो ठीक है, अब अपनी अपनी अलग रसोई में करना प्रतियोगिता। अब तो सब देखेंगे। दादाजी, अब होगा किचन वॉर। और ये भी सच है कि बस इन दोनों को बुरा ना लगे इसलिए आपने रसोई का बंटवारा किया है। हवेली के बड़े आंगन में 3 हिस्सों में रसोइयां बांट दी जाती हैं। तीनों बहुओं का झगड़ा अब गांव में भी फैलने लगा था। गांव वाले आते हैं, एक एक करके तीनों के पकवान चखने लगते हैं। अरे सबका खाना तो बढ़िया है, पर सबको मिलाकर खाए तो मजा दुगना हो जाए। तीनों बहुएं पहले एक दूसरे को घूरती है, फिर मुड़कर हंस देती है, पर कुछ कहती नहीं है। रात का समय, हवेली का बरामदा। तीनों बहुएं चुपके चुपके एक दूसरे की रसोई में झांकती हैं। अरे वाह, ये माधुरी तो नारियल डाल रही है दाल में। अरे ये गौरी दी मिर्च इतनी डाली है कि दाल नहीं ज्वालामुखी बना दिया। दोनों की रसोई को देखकर तो मुझे लगता है मेरा मक्खन सब जीत जाएगा। अचानक बर्तन गिरने की आवाज। तीनों एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। तुम दोनों मेरी रसोई में झांक रही थी? तुम भी तो? अच्छा अच्छा, चलो सब माफ करो। चलो मक्खन लगाओ, थोड़ा स्वाद मिलाओ। तीनों ठहाका लगाती है। माहौल हल्का हो जाता है और दादाजी घोषणा करते हैं। कल हवेली में गांव की सबसे बड़ी स्वाद प्रतियोगिता होगी। तीनों बहुएं अपने अपने व्यंजन बनाकर गांव वालों को खिलाएंगी।
अगले दिन रंगीन ढोल सजावट हंसी मजाक और सब गांव के लोग हवेली में आते हैं। हमारा राजस्थानी तड़का सबको उड़ा देगा। देखते हैं किसका मीठा दिल जीतता है और किसका मक्खन सब पे भारी पड़ता है। गांव वाले तीनों के पकवान चखते हैं। हर कोई उलझा क्योंकि सब कुछ लाजवाब है। अरे, असली स्वाद तो तब आएगा जब तीनों का खाना एक साथ एक थाली में होगा। थाली में रखे हैं दाल बाटी, माझेर झोल और बटर चिकन। दादाजी, ये कॉम्बिनेशन तो अनोखा है, जैसे 3 रंगों से बनी एक सुंदर तस्वीर। और ऊपर मक्खन लगाओ तो जिंदगी पूरी लगती है। सब लोग खाते हैं, मुस्कुराते हैं, बच्चों की हंसी, दादी की आंखों में खुशी। देखा बेटियों, स्वाद तभी बनता है जब सब मिलकर पकाएं। अगली सुबह हवेली की रसोई में फिर से तीनों बहुएं हैं, पर अब दीवारें हटा दी गई हैं। एक बड़ी रसोई जिसमें तीनों साथ काम कर रही होती हैं। थोड़ी तीखी हो जाए तभी मजा है। हाँ, थोड़ी मिठास भी जरूरी है और थोड़ा मक्खन भी डालो ताकि रिश्ते फिसले नहीं, जुड़े। ये हुई ना बात। तब भी तुम तीनों के हाथ में बहुत अच्छा स्वाद था। तुम काफी अच्छा खाना बनाती थी और अपने राज्य के खाने का स्वाद बढ़ा रही थी। पर अब तीनों एक ही रसोई में खुशी से खाना बना रही हो, तो अब खाना वैसे भी अच्छा ही बनेगा। तीनों हंसती हैं, साथ में पकवान बनाती हैं। अब हवेली की रसोई सिर्फ खाने की जगह नहीं रही, अब ये 3 संस्कृतियों, 3 स्वादों और 3 दिलों की एकता का प्रतीक बन गई थी। 3 रंग, एक स्वाद, यही है अपना परिवार। अलग अलग स्वादों का मिलन ही असली जिंदगी का मजा है, जहाँ मिर्च, मिठास और मक्खन साथ मिलकर रिश्तों में खुशबू भर देते हैं। सलोनी और प्रतीक दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब दोनों का रोका होता है तभी उस दिन। सलोनी, मेरे घर पर सभी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, स्पेशली मेरी मम्मी। इसीलिए वो तुमसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन एक सवाल तो 100% जरूर पूछेंगी कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर तुम कहना कि हाँ, मुझे तो सारा खाना बनाना आता है आंटी जी। क्या पगला गए हो क्या तुम प्रतीक? मुझे तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती और तुम खाना बनाने की बात कर रहे हो? यार, मुझे शादी तय होने के पहले ही हार्ट अटैक मत दिलाओ। फिर रेडी रहो लंबी जुदाई के लिए, और अपने फोन में सैड सॉन्ग्स की एक बड़ी सी प्लेलिस्ट भी बना लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा तो हमारा रिश्ता फिक्स नहीं होगा। प्लीज प्लीज सलोनी, हमारे प्यार के लिए हाँ बोल दो ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। प्रतीक की माँ उषा जब सलोनी से पूछती है, तो सलोनी बिटिया, तुम्हें चूल्हा चौका करना तो आता है ना, या वो भी नहीं? तभी सलोनी की माँ सुरेखा बीच में आती है और कहती है, वो जी उषा जी, दरअसल मेरी बेटी ना आज तक बहुत सारी डिशेस पकाऊंगी मैं। हाँ हाँ, मैं तो कॉलेज में कुकरी सब्जेक्ट में टॉपर भी थी। एकदम फैंटास्टिक खाना बनाती हूँ आंटी जी, बाय गॉड। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो, हमें तो इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं सलोनी को खाना बनाना आता है कि नहीं। पर वो क्या कहते हैं, ये तो सेब निकली सेब। सेब तो एक फल होता है मम्मी, आप शायद शेफ कहना चाहती हो। हाँ हाँ, शेफ सलोनी तो, हाँ हाँ शेफ। सलोनी की ये सारी बात सुनकर सुरेखा हैरान रह जाती है। उषा रिश्ते के लिए हाँ कहती है और फिर प्रतीक और सलोनी की शादी हो जाती है। ससुराल में सास उषा, ससुर ओमकार नाथ, जेठ मोहित और जेठानी विशाखा होते हैं। पूरा परिवार साथ बैठा होता है। बहू सलोनी की अब पहली रसोई की रस्म का समय आता है। सलोनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ और सबसे पहले मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने भोग लगाना, फिर हम सबको परोसना, ठीक है? ठीक है माँ जी। जाओ, अब रसोई में जाकर चूल्हे के आगे तिलक लगाओ और हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा का नाम लो और शुरू करो अपनी रस्म। आओ सलोनी, मैं तुम्हें कौन सी चीज कहाँ है वो सब बता देती हूँ। ऑल द बेस्ट सलोनी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी प्रतीक, तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ। माता रानी,
बचा लो आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। सलोनी बहुत डर जाती है। वो कांपने लगती है और जैसे तैसे रसोई में कदम रखती है। जेठानी विशाखा सलोनी को सारे सामान में से क्या कहाँ रखना है, कहाँ पर क्या रखा है, सब ठीक से बता देती है और फिर चली जाती है। अब सलोनी अकेले ही रसोई में रह जाती है। ओफो, इतना टेंशन और इतना डर तो मुझे अपने एग्जाम के दिन भी नहीं लगा था जितना आज इस पहली रसोई की रस्म में लग रहा है। पता नहीं किस निर्दय इंसान ने इन्वेंट की थी ये डिफिकल्ट वाली रस्म। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बस गैस ऑन करना आता है और वो भी घर से सीख कर आई हूँ। सलोनी टेंशन में पड़ जाती है। प्रतीक चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। सलोनी गैस के आगे तिलक लगाती है और पूजा करके माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर गैस ऑन करती है और फिर अपनी माँ सुरेखा को वीडियो कॉल करती है और सारी बात बताती है। तभी क्यों? रोके के दिन तो बहुत शेफ बन रही थी ना, हाँ, अपनी सास के सामने। अब क्यों फोन लगाया है मुझे? अरे मेकअप और हेयर स्टाइल करना तो अगर यूट्यूब से सीख सकती है तो खाना बनाना भी सीख सकती है ना। जा, अब यूट्यूब ही तेरा सहारा है, समझी? मम्मी रुको ना। सुरेखा वीडियो कॉल कट कर देती है और सलोनी अपना सर पकड़ लेती है। लगता है यही सही होगा। मैं यूट्यूब पर ही वीडियोस देख देख कर कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी यूट्यूब पर तो लाखों और करोड़ों कुकिंग चैनल्स हैं। हाँ, सलोनी यूट्यूब पर कुकिंग वीडियोस देखने लगती है। तभी वहां पर सास उषा आती है और सलोनी को फोन पर वीडियो देखते हुए पकड़ लेती है और उषा फोन खींचते हुए कहती है, अरे कल मुहे हैं, आधा घंटा बीत गया लेकिन अब तक तूने एक पदार्थ तक नहीं बनाया। और ये क्या, ये मोबाइल में वीडियो देख देख कर क्यों बनाना चाहती है तू खाना? है तू तो खुद को एक सेब मेरा मतलब है शेफ मानती है ना? तो वो बाजी, मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नई रेसिपी बना दी जाए और आप सबका दिल खुश कर लिया जाए। हाँ। अरे मेरी प्यारी नई नवेली बहू, इतना भी प्यार मत बरसा। सूखी सब्जी रोटी भी बनाएगी ना तो वो भी हम सब खुशी खुशी पेट भर के खा लेंगे। हाँ। उषा सलोनी का फोन लेकर चली जाती है और सलोनी बुरी तरह चिंता में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सब्जी रोटी तक बनानी नहीं आती। मेरी तो आज शामत आकर रहेगी। इस प्रतीक के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस रस्म से तो निपट लूं। सलोनी अब सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर खाना बनाए तो कैसे बनाए। मैथ्स का सम देखकर भी इतने रोंगटे खड़े नहीं हुए जितना इस रसोई को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आज। एक काम करती हूँ, मैं जेठानी जी को बोलती हूँ, शायद वो थोड़ी सी हेल्प कर दे मेरी। हाँ, ये सही रहेगा। सलोनी अब अपनी जेठानी विशाखा को बुलाती है मदद के लिए, लेकिन तभी ससुर ओमकार नाथ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रुको विशाखा बहू, तुम सलोनी बहू की हरगिज मदद नहीं करोगी। ये उसकी पहली रसोई की रस्म है और ये उसे अकेले ही करनी होगी। सलोनी उदास होकर रसोई में चली आती है। ये पापा जी भी ना, सच में। खैर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब मुझे सारा खाना खुद ही अकेले करना होगा। फिर चाहे उसे खाने के बाद किसी को गैस हो, कब्ज हो, उल्टी हो या कोई गश खाकर गिर पड़े। हाँ। सलोनी जैसे तैसे सारा खाना बना लेती है, लेकिन फीकी दाल, कड़वे पराठे, अलग अलग आकार की रोटियां, बेस्वाद सब्जी और हद से ज्यादा नमक वाले चावल खाकर भी ससुराल वाले खुश होते हैं। ये लो सलोनी बहू, तुम्हारा शगुन। ये लो, मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए शगुन। सलोनी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी देवरानी इतनी होनहार होगी। ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शगुन। और ये तुम्हारे जेठ जी की तरफ से तोहफा। लेकिन खाना तो इतना बेस्वाद बना है, फिर भी आप सब तारीफ कर रहे हो। हाँ, वही तो, मैंने तो जो मन में आया वो डाल दिया। इस सब्जी में तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, नमक समझ के। तभी सभी हंसने लगते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बहू, तूने मेहनत की, तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने कोशिश की। और तुम्हारे इसी कोशिश से हम सब खुश हैं। थैंक यू माँ जी।
पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं 1 महीने में कुकिंग सीख जाऊंगी। हाँ। इस तरह सभी सलोनी को प्यार और स्नेह देते हैं और सलोनी 1 महीने में खाना बनाना भी सीख जाती है। बिजनेस ज्वाइन करोगी या स्टार्टअप? पहले एक्सपीरियंस लूंगी पापा, उसके बाद आपका बिजनेस संभालूंगी। अरे कुक ने तेरी पसंद का पास्ता बनाया है, चल खा ले। वाह माँ, बट आप कुक अंकल को बोल के ना उन्हें मेरे कमरे में भिजवा दो। ठीक है बाबा, मैं बोल देती हूँ। ये थी अनन्या की जिंदगी, आराम शानो शौकत वाली। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद अनन्या ने एक कंपनी में काम शुरू किया, जहां उसकी मुलाकात राजीव से हुई। ये मुलाकात कब दोस्ती, प्यार और फिर शादी तक पहुंच गई, कुछ पता नहीं चला। राजीव जी, आपसे एक बात बोलूं? मुझे लगता है मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आई लव यू। अनन्या, आई लव यू टू, पर मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। तुम शर्मा हाउस की बेटी हो, मैं सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़का। राजीव, मुझे आपका दिल चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। आप खुद कमाते हैं, यही बहुत है। और कल आपको पापा से भी मिलना है हमारी शादी के लिए। बिल्कुल। बेटा, तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम ईमानदार हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरी नाजुक गुड़िया को संभाल कर रखना। अंकल परेशान मत होइए, मैं अनन्या को एक अच्छे से रखूंगा। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी राजीव का फोन आया। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ राजीव? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। मालिक फ्रॉड करके भाग गया। मेरी 6 महीने की सैलरी डूब गई। मैंने सारी सेविंग्स पापा की सर्जरी में लगा दी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अनन्या को झटका लगता है, पर उसने खुद को संभाल लिया। राजीव, हम शादी कैंसिल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सिंपल कर लेंगे। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर रिश्ते नहीं। तुम बस खुद को संभालो, जल्दी से नई जॉब मिल जाएगी। पर अनन्या, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? तुम्हारा ग्रैंड वेडिंग? सब समझ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। शादी के बाद पहली रात जब अनन्या ससुराल आई तो सजे धजे घर की उम्मीद थी, लेकिन 2 कमरों के टूटे फूटे मकान, गिरती दीवारें और एक कोने में पुराने बर्तनों का ढेर देखकर उसका दिल बैठ गया। फिर भी चेहरे पर मुस्कान लेकर वो अंदर आई। देखो बहू, तुम इस घर में नई हो और अमीर घर से आई हो, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि हर चीज मेरे हिसाब से होगी। तुम्हारे बाप की तरह अंधा पैसा नहीं है हमारे पास यूं ही उड़ाने को, समझे? यहाँ तो तेरे मायके जैसी चमक दमक नहीं मिलेगी। अम्मा जी, आप मेरे बाबूजी को बीच में क्यों ला रही हैं? और वैसे भी घर तो वही होता है जहाँ प्यार हो। चमक दमक से घर नहीं बनते, रिश्तों से बनते हैं। वाह भाभी, कितनी फिलॉसफी है आप में। चलो देखते हैं कितने दिन टिकती हो यहाँ। हमारे भाई को तो तुम्हारे बाप ने सिर्फ इसलिए दामाद बनाया क्योंकि सुंदर है, वरना हम जैसे गरीबों से कोई रिश्ता थोड़े करता है। दीदी, मेरे पापा ने राजीव जी को इसलिए चुना क्योंकि उनमें ईमानदारी है, मेहनत करने की चाह है। गरीबी कोई गुनाह नहीं, बल्कि हार मान लेना गुनाह है। अगली सुबह अनन्या ने किचन में कदम रखा। गंदे बर्तनों का अंबार, 3 दिन पुराना बासी खाना और कोने में काले धागे, नींबू मिर्च के टोटके लटके हुए थे। सुन बहू, आज से सारा काम तेरा। कमला का बच्चा है, उसे आराम चाहिए। और हाँ, ये टोटके मत छूना, पंडित जी ने कहा है इन्हीं से घर में बरकत आती है। अम्मा, मैं सारा काम कर लूंगी, पर एक बात समझ लीजिए, बरकत मेहनत से आती है, टोटकों से नहीं। और अगर घर को सही तरीके से चलाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। ये सुनो अम्मा, पहले ही दिन से हमें उपदेश दे रही है। रानी बनकर आई है क्या? हमारी गरीबी पर तरस खा रही है? दीदी, मैं किसी पर तरस नहीं खा रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस घर में सबकी इज्जत हो, सबका योगदान हो। राजीव जी काम ढूंढने निकलेंगे तो घर की औरतें घर संभालेंगी। यही तो होता है परिवार में। अनन्या, तुम नहीं समझोगी, यहाँ बरसों से ऐसे ही चल रहा है। तो अब बदलेगा। राजीव जी, आप मेरे पति हैं। अगर आपने हार मान ली तो ये घर कभी नहीं सुधरेगा। कल सुबह आप नौकरी ढूंढने निकलेंगे बस। अगले हफ्ते अनन्या ने पूरे घर की कमान संभाल ली। उसने सारे फालतू टोटके फेंक दिए, घर को साफ किया, पुराना कबाड़ बेचा और उस पैसे से राशन लाई। सास ननद की शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए उसने राजीव को रोज सुबह 6 बजे उठाया। उठिए, आज फिर 3 जगह इंटरव्यू है। और हाँ, ये लीजिए आपका इस्त्री किया शर्ट और टाई। अनन्या, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझसे हर जगह ना नहीं सुनी जाती अब। तो क्या हुआ? असफलता सफलता की सीढ़ी है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, जो हारता नहीं वो जीतता है।
और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दूसरे कमरे में सुलोचना देवी ने सुना और ताना मारा। अरे वाह, बड़ी सयानी बन रही है, अपने बाप के पैसे पर इतराती है। देखती हूँ कब तक चलाती है ये नाटक। अम्मा जी, मेरे पापा के पैसों पर नहीं, मुझे उनके दिए संस्कारों पर गर्व है। और हाँ, ये नाटक नहीं है, ये बदलाव है। अगर आप भी साथ दें तो घर जल्दी संवरेगा। मुझे मत सिखा, मैं तेरी उम्र में 3 बच्चे पाल चुकी थी। और मैं आपका सम्मान करती हूँ। और वैसे भी अम्मा, समय के साथ सोच भी बदलनी पड़ती है। चलिए, आज मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी बिना किसी टोटके के। हाँ हाँ, जा बना, मुझे तो बस खाने से मतलब है। 3 महीने बीत गए। राजीव को आखिरकार एक छोटी सी जॉब मिल गई। वो रोज समय पर ऑफिस जाने लगा, घर में पैसे आने लगे। लेकिन सुलोचना और कमला का व्यवहार नहीं बदला। भाई, ये तेरी बीवी ने तुझे कुछ खिला दिया क्या? पहले तो तू घर में पड़ा रहता था, अब उसकी चाकरी कर रहा है। बस कमला, अनन्या ने मुझे जिंदगी दी है। उसने मुझ में वो हिम्मत भरी जो तुम लोगों ने छीन ली थी। अब मैं बदल रहा हूँ और ये घर भी बदलेगा। सुलोचना देवी को पहली बार लगा कि उनका बेटा सच में बदल रहा है, पर उनकी अकड़ अभी भी बाकी थी। हाँ हाँ, बहू का जादू चढ़ गया है तुम पर देखती हूँ कब तक चलता है ये। अम्मा, मुझे पता है आप राजीव जी से बहुत प्यार करती हैं, पर प्यार ताने देने से नहीं, हौसला देने से जताया जाता है। आप चाहे तो ये घर स्वर्ग बन सकता है। सुलोचना की आंखों में पहली बार नमी आई। उन्हें अपने शब्दों का एहसास हुआ। उसी समय घर में पंडित जी आए। घर में बरकत के लिए एक महंगा यज्ञ करवाना था। अनन्या ने तपाक से बोला, अम्मा, ये 50,000 रुपए यज्ञ में जाने से अच्छा है कि हम राजीव जी के लिए एक अच्छा लैपटॉप ले। उनका काम बढ़ेगा तो घर में खुद ही बरकत आएगी। तू मुझे सिखाएगी कि क्या करूँ? पंडित जी आप बताइए, बिना यज्ञ के घर में सुख आएगा? बेटी सही कह रही है माता जी। भगवान को मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं। यज्ञ से अच्छा है बेटे की भलाई में पैसे लगाएं। सुलोचना चौंक कर रह गई। अनन्या ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। अम्मा, मैं आपकी आस्था का अपमान नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। 6 महीने में राजीव की मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला, सैलरी दोगुनी हुई। अनन्या ने घर का पूरा हिसाब संभाला। घर में रंग रोगन हुआ, नए फर्नीचर आए और सबसे बड़ी बात, झगड़े कम हो गए। बेटा, तूने सच में जादू कर दिया। न तंत्र मंत्र, न टोने टोटके, सिर्फ तेरे प्यार और समझदारी ने इस घर को बदल दिया। हाँ अम्मा, प्यार का जादू, और ये जादू हर किसी के पास है, बस इस्तेमाल करने की जरूरत है। अनन्या, तुमने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दिलाई, तुमने मुझे मैं खुद से मिलवाया। तो मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत हो। 2 साल बाद राजीव की अपनी छोटी सी कंपनी खुली। सुलोचना देवी अब पूरे मोहल्ले में अपनी बहू की तारीफ करती। कमला भी अपने ससुराल लौट गई और अनन्या वो वही थी, संस्कारी, मेहनती और प्यार से घर बसाने वाली बहू, जिसने अब अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था। मेरी बहू से बेहतर कोई नहीं है। वो अमीर घर से आई पर घमंड कभी नहीं किया। उसने हम गरीबों को अमीर बना दिया, दिल से और दौलत से भी। देखा, जब मन में प्यार हो, हाथ में मेहनत हो, तो किस्मत खुद पलट जाती है। सच्ची अमीरी धन में नहीं, संस्कारों में होती है। और एक समझदार बहू वही है जो ससुराल को मायके से भी प्यारा बना दे। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सील देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा, परेशान काहे होते हैं? आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो, ऑटो, अरे ऑटो ले भैया, रुको तो भैया, जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी, तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी, मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी।
तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए? लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी, जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो, आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी, तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है, और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है, यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है।
सोना हाथों में नहीं दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं भगवान उन्हें और भी देता है। एक छोटा सा पहाड़ी घर जहां लकड़ी की दीवारें, टूटी खिड़कियां थीं और बाहर बर्फ गिर रही थी। अंदर एक छोटे से चूल्हे पर पानी उबल रहा है। तभी चूल्हे के पास बैठी सावित्री हाथों में शॉल लपेटे प्यार से बोलती है, रोहन बेटा, आज बस यही एक रोटी बची है, तू खा ले बेटा। नहीं माँ, आप खाओ। मैंने खेत में रामू के घर से आया खाना खा लिया था, तो मेरा पेट भरा हुआ है। अरे झूठ बोलना बंद कर रोहन, मैं तेरा बाप हूं बेटा। मैं जानता हूं कल से तूने एक भी दाना मुंह में नहीं रखा है। हे भगवान, ये दिन देखने के लिए इतनी उम्र क्यों दे दी। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं हमारे। बच्चे भूखे सो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। अचानक बाहर से तेज हवा की आवाज के साथ बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। पूरा परिवार एक ही कमरे में ठंड से कांप रहा है। अरे अचानक मेरी छाती में दर्द क्यों होने लगा। आह, आह, अरे ये क्या हो रहा है मेरे। क्या हुआ जी? अरे रोहन, रोहन। पिताजी, पिताजी, मैं विक्रम भाई को फोन करता हूँ। पिताजी। रोहन कांपते हाथों से मोबाइल निकालता है और विक्रम को कॉल करता है। उस टाइम विक्रम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। हाँ बोल, क्या है? भाई प्लीज, पिताजी को हार्ट अटैक आया है, हम अस्पताल नहीं ले जा सकते, बर्फ में सब जम गया है। तुम शहर से डॉक्टर को जल्दी ही किसी तरह से ले आओ भाई, प्लीज भाई जल्दी आ जाओ। अरे यार, एक तो आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, ऊपर से मैं अभी बिजी हूँ। लेकिन भाई सुनो तो। बाद में कॉल करता हूँ। अपने भाई की पूरी बात बिना सुने ही विक्रम फोन काट देता है। वापस दोस्तों के बीच हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पिता फर्श पर लेटे हैं, दर्द से कराह रहे हैं। माँ भाई ने फोन काट दिया। अब क्या करे बेटा, ये काली रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह होते ही इनको तुरंत अस्पताल लेकर चलना है। सुमित्रा धीरे धीरे अपना शॉल, अपना कंबल अपने पति पर डालती है। धीरे धीरे उनके हाथों को पकड़ लेती है ताकि गर्माहट मिले। बस थोड़ी देर और, सुबह हो जाएगी जी। सावित्री, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कल की सुबह देख भी पाऊंगा। चुप करिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप। शादी के वक्त वादा किया था ना, सुख दुख ठंड गर्मी जीना मरना सब साथ में। आपको कुछ नहीं होगा जी। रोहन कोने में बैठा रो रहा है। बाहर बर्फ अंधाधुन गिर रही है। धीरे धीरे पिता की आंखें बंद होने लगती हैं। माफी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तुमने सब कुछ दिया, सब कुछ। तुम ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। कुछ तो बोलो जी। रोहन, देख तेरे पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं। पिताजी आंखें खोलिए। पिताजी। पिताजी को गुजरे अब 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन रोहन फिर से फोन करता है। विक्रम फोन नहीं उठाता। 2 दिन बाद माँ भी चली जाती है। विक्रम अंतिम संस्कार तक में नहीं आता। वहीं शहर में विक्रम अपने बड़े फ्लैट और महंगे सोफे पर बैठे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। यार विक्रम, तूने कमाल कर दिया यार, इतनी तरक्की। बस यार, मेहनत का फल है। वैसे तेरा परिवार में कौन कौन है? कब मिलवाएगा आंटी अंकल से? हाँ, बहुत जल्दी। पार्टी खत्म होती है, सब चले जाते हैं। विक्रम अकेला रह जाता है। रात में सोते हुए विक्रम को नींद में पसीना आ रहा है। सपने में माँ की आवाज सुनाई देती है। विक्रम बेटा, एक बार देख लो, आजा मेरे बेटे, अपनी माँ से मिल जा मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही है बेटे। विक्रम अचानक उठ जाता है। उसकी सांसें फूल रही हैं और हाथ कांप रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे? वो फोन उठाता है। रोहन के कई मिस्ड कॉल देखता है। पुराने मैसेज खोलता है, जिसे पढ़ उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। भाई, माँ तुम्हें याद कर रही है।
भाई माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आ जाओ। माँ चली गई भाई, तुम नहीं आए। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ जाता है, फोन हाथ से छूट जाता है। विक्रम उसी रात तुरंत अपनी गाड़ी से गांव पहुंचता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ था। वो अपने पुराने घर के सामने खड़ा है। दरवाजा टूटा हुआ है, घर एकदम खाली, मानो बर्फ ने सब कुछ ढक दिया हो। माँ, माँ, मैं आ गया हूँ माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ। तभी पीछे से आवाज आती है, बहुत देर हो गई भाई, अब यहाँ कोई नहीं रहता। रोहन, रोहन, मुझे नहीं पता था, नहीं पता था। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया। माँ तुम्हारा नाम लेते लेते पिताजी उस रात, उस बर्फीली रात में पिताजी ने साथ छोड़ा, फिर उस गम में माँ भी चल बसी। मैं बस क्या, पैसे, कामयाबी। उस रात माँ के पास सिर्फ एक कंबल था और उसने वो भी पिताजी को दे दिया। खुद बर्फ में जम गई पर पिताजी को बचाने की कोशिश करती रही। मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ। मुझे माफ कर दे रोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगो। वहां जाओ, 2 कब्रें हैं, एक माँ की, एक पिता की। विक्रम घुटनों के बल बैठा है। बर्फ धीरे धीरे सब कुछ ढक रही है। माँ, पिताजी, मैं आ गया, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत देर हो गई है भाई, इस जन्म में शायद ही अब वो तुम्हें माफ करे। मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ, शहर, पैसे, सब। अब सिर्फ यहीं रहूंगा तुम्हारे पास, इस घर में। बेटा, बर्फ सब कुछ ढक देती है, पर प्यार कभी नहीं मरता। अगर तुम यहाँ आ गए तो हम तुम्हें क्यों नहीं माफ करेंगे। तुम तो मेरे राजा बेटा हो ना। विक्रम उठकर अपने पुराने घर की तरफ जाता है। दरवाजा खोलता है। विक्रम घर के अंदर जाता है, चूल्हा जलाता है और अपनी माँ का शॉल ओढ़कर खिड़की से बाहर देखता है जहाँ बर्फ गिर रही है। और माँ पिताजी मुस्कुराते हुए बर्फ पर अपने पैर के निशान छोड़ते हुए कहीं धुंध में खोते चले गए। कहते हैं बर्फ सब कुछ ढक देती है, रास्ते भी और रिश्ते भी। पर मैंने खुद अपने रिश्ते बर्फ में दफन कर दिए। अब बस इस बर्फ में उनकी यादों के साथ यहीं रहूंगा। कुछ रिश्ते बर्फ की तरह होते हैं, जब पिघलते हैं तो लौट कर नहीं आते। विक्रम के पास सब कुछ था, पर जब जरूरत थी वो कहीं नहीं था। आज उसके पास कुछ नहीं, बस पछतावा है और बर्फ की एक चादर जो उसके गुनाहों को ढक रही है। संदीप अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है। दोनों एक बहुत ही पुराने और पिछड़े हुए गांव में रहते हैं, जहां वो अपना ढाबा चलाते हैं। लेकिन उनके ढाबे में बहुत कम लोग आया करते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। गायत्री, पहले तो भी हमारे ढाबे पर थोड़े बहुत ग्राहक आया करते थे खाना खाने के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा है। हम क्या करें अब गायत्री? संदीप जी, हमारे गांव में पहले ही से कम लोग रहते हैं और अभी गांव में कोई बदलाव ना होने के कारण सभी इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए अभी हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे गायत्री? जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें भी ये गांव छोड़कर जाना चाहिए और किसी दूसरे गांव में जाकर अपना ढाबा खोलना चाहिए। अब यहाँ रहकर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ गायत्री, मुझे भी यही लग रहा है। इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं इस गांव में। यहाँ तो कोई प्रगति होने से रही। चलो आज ही निकलते हैं यहाँ से। रात में 7 बजे की बस आती है बस स्टैंड पर लोहारपुर जाने को। हाँ, तो हमारे पड़ोस का गांव है वो, वहीं जाएंगे अब हम। ठीक है संदीप जी। संदीप और गायत्री दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों उस कड़कड़ाती हुई ठंड में बस में सवार होकर पड़ोसी गांव लोहारपुर जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो लोहारपुर में उतरते हैं, वहां की तपती गर्मी देख वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या, ठंड के महीनों में इतनी तड़कती भड़कती गर्मी, ये कैसे हो सकता है जी? हाँ गायत्री, अब बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इस गांव में तो कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी है। इतनी गर्मी तो हमारे गांव में गर्मी के मौसम में भी नहीं पड़ती थी। चलिए
अब इस गांव में आ ही गए हैं तो अब यहीं पर रुकते हैं। लेकिन गायत्री, जैसे लोग ठंड के मौसम में ठंड के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही गर्मी में गर्मी के कारण भी नहीं निकल पाएंगे। इस रेगिस्तान जैसे गांव में हम दोनों अपना ढाबा खोलने जा रहे हैं। क्या ये सही फैसला है? कहीं हमें बाद में पछताना न पड़ जाए। जी हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहां उन दोनों के सामने एक साधु बाबा आते हैं जो काफी ज्यादा भूखे होते हैं। बेटा, बेटी, इस भूखे साधु की भूख मिटा दो। कुछ खाने को होगा तो दे दो। बाबा, हमारे पास तो केवल प्याज की चटनी और 2 रोटियां हैं। आधा खाना हमने सफर के दौरान ही खत्म कर दिया था। ये लीजिए, आप ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बाबा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा वो खाना खाते हैं और फिर उन दोनों के सामने अपने जादू से एक विशाल जादुई बर्फ की सिल्ली प्रकट करते हैं। ये देख संदीप और गायत्री दोनों चौंक जाते हैं। ये विशाल बर्फ की सिल्ली अपने आप जादू से? इसका मतलब ये है कि आपके पास जादुई शक्तियां हैं? हाँ बच्चों, मेरे पास दिव्य तिलस्मी जादुई शक्तियां हैं। मैं तो केवल तुम दोनों के मन को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकले। धन्यवाद बाबा। ये है एक जादुई बर्फ की सिल्ली। ये बात बहुत समय पहले की है, जब इस गांव में एक बुरा तांत्रिक रहता था जो लोगों की बलि चढ़ाता था अमर होने के लिए। लेकिन एक दिन राजा ने उससे इस गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई अमीर नहीं बनेगा और इस गांव में हमेशा जान लेने वाली गर्मी ही रहेगी। इसीलिए इस गांव में तुम अपना बर्फ का ढाबा खोलना, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जादुई बर्फ कभी नहीं पिघलने वाली है। हाँ बाबा, बर्फ के ढाबे में यहाँ इस गांव के लोग आकर सुकून से ठंड में खाना भी खाएंगे। बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद बाबा। हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद संदीप और गायत्री दोनों उस जादुई बर्फ की सिल्ली से अपना एक बड़ा बर्फ का ढाबा खोलते हैं। ठंडे ठंडे बर्फ के ढाबे में गांव के सभी लोग खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल का खाना है इस बर्फ के ढाबे का। अजीब बात है, ये बर्फ का ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं है? हाँ, और वैसे हम सभी गांव वासियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में अब एक बर्फ का ढाबा बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल मेरे मन में भी आया है कि ये ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं। वो तो एक राज है भाई साहब। हाँ, आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप बाहर की जानलेवा गर्मी से बचकर इस ठंडे बर्फ के ढाबे में खाना खाने का आनंद लीजिए ना। ये लीजिए आपके छोले कुलचे और लस्सी, और आपके भोपाली पोहे और अदरक वाली चाय। धन्यवाद बहन जी। वैसे आप दोनों ने सही कहा, हमें क्या करना है जानकर हमें गर्मी में ठंड के मजे लेने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ यार भाई, ये बात तूने एकदम सही कही। अच्छा गायत्री बहन, मुझे ना एक मस्त आलू पराठा बना दो, वो भी मक्खन मारकर। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आपके ढाबे में तरह तरह के पराठे बनते हैं और उसमें से आलू का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जी जी भाई साहब, अभी दे देती हूँ बनाकर। आपका और आपके दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप और गायत्री दोनों का बर्फ का ढाबा पूरे गांव में काफी मशहूर हो जाता है और सभी उनके ढाबे के खाने के दीवाने हो जाते हैं। गर्मी में ठंडे बर्फ ढाबे में खाना खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और अब गायत्री और संदीप दुगना तिगुना पैसा कमाने लगते हैं। देखा गायत्री, कैसे हमारी किस्मत बदली है। कहाँ हम कुछ भी नहीं कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं। बस बस, अब ज्यादा नजर मत लगाइए जी। थू 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 थू। ये सब हमारी मेहनत का फल है, और खासकर आपकी। संदीप जी, आप सच में बहुत मेहनती और होनहार हैं। आपकी मेहनत ही रंग लाई है और मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। हाँ गायत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री।
लेकिन एक दिन जब उस अमर तांत्रिक को ये बात पता चल जाती है कि गांव में एक बर्फ का ढाबा खुला है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव में बर्फ का ढाबा किसने खोला? किसने उस गर्मी से तप रहे गांव को ठंडक दी है? अब मैं न सिर्फ ढाबे का विनाश करूंगा, बल्कि साथ में उस व्यक्ति का भी विनाश करूंगा जिसने उस ढाबे को खोला है। तांत्रिक उस ढाबे के पास जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस बर्फ के ढाबे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आग पलटकर उसी के इर्द गिर्द आ जाती है और वो चारों ओर से उस आग के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस आग को बुझाऊंगा। ये क्या, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी वहाँ सारे गांव वाले संदीप और गायत्री इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारी शक्तियां इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि तुम एक बुरे तांत्रिक हो और हमने ढाबे के चारों तरफ से एक रक्षा सूत्र बांध दिया है और अब तुम न सिर्फ इस आग के चक्रव्यूह में कैद हो चुके हो बल्कि उस रक्षा सूत्र के चक्रव्यूह में भी कैद हो चुके हो। क्या? उस वक्त तुम्हें इस गांव के राजा जी ने गांव से बाहर ही निकाला था, लेकिन आज इस गांव के सभी लोग मिलकर तुम्हें जिंदा जला देंगे, वो भी इस पवित्र अग्नि से। आज तो जैसी बुराई को हमारी अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं होंगे। तुझे मरना ही होगा तांत्रिक। नहीं। तांत्रिक की सारी शक्तियां नाकाम पड़ जाती हैं और सभी गांव वाले उस पर आग की जलती लकड़ियां फेंकते हैं, जिससे वो जलकर राख हो जाता है और उस गांव में ठंड पड़ने लगती है और सब तरक्की करने लगते हैं।